और अब मैं आप सभी की तालियों के साथ अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री जगदेव सिंह खालसा जी को कि वो आए और हम सभी को उद्बोधित करें। सुबह से उनका मार्गदर्शन, उनका साथ यहाँ हमें मिल रहा है। खालसा जी के उद्बोधन से पहले मैं जस्ट एक चीज़ जो रह गई थी, श्री सुरेंद्र कालरा जी जो मंच पे विराजमान है, आपकी बहुत पुरानी जो ये एक टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी है, ये तो जब हम छोटे थे तब से ही सुनते आ रहे हैं। और सॉरी सर, आपको मैंने वो किया। और हमारा मतलब चुनाव में तो आप लोगों की बसें आती हैं, लेकिन पूरे साल अभी मेरा इन्वेस्ट राजस्थान, मैं उद्योग विभाग में थी इससे पहले, जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट था उसमें भी हमने इनकी बहुत अच्छी लग्जरी बसेस, छोटी कार्स वगैरह ली। और लगभग सभी विभागों में जो भी कोई इस तरीके का आयोजन होता है तो कालरा जी और इनके सुपुत्र और इनके जो स्टाफ हैं वो 24 घंटे हमारे लिए, सभी के लिए, सभी विभागों के लिए उपस्थित रहते हैं। बस किसी भी अधिकारी को एक संपर्क करने की जरूरत होती है और जो भी जिस तरीके की गाड़ी चाहिए होती है किसी वीआईपी के लिए, किसी आयोजन के लिए, तो वो बखूबी रूप से समय पर और एकदम से टिप टॉप उपलब्ध हो जाती है, जो भी राज्य के लिए एक शान की बात है। चाहे फिल्म स्टार्स आ रहे हों, चाहे कोई बड़ी राजनीतिक हस्ती आ रही हो, चाहे बड़ी धार्मिक हस्ती आ रही हो। मैंने तो ये देखा है कि कालरा जी की बसेस और गाड़ियां ही सब जगह मौजूद होती हैं, तो इनको भी हम धन्यवाद और बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं सर से निवेदन करूंगी कि वे हम सभी को उद्बोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। मंच पर आसीन राजस्थान राज्य की परिवहन विभाग की प्रमुख मनीषा जी, राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई साहू जी, सुरेंद्र जी कालरा साहब व सम्मानित मंच, सभी व्यवसाय बंधुओं, ये हमारा बहुत पुराना एक सपना था कि राजस्थान स्तर पर एक इस तरह का आयोजन किया जा सके। देरी से सही साहू जी ने उसको किया। अक्सर ये कहते थे ये संभव नहीं है, क्योंकि बस ऑपरेटर तो मतीरों का भारा है जिसको एक साथ बांधना मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और वो तबीयत से पत्थर आसमान में उछाल कर आसमान में सुराख करने का काम साहू जी ने बखूबी किया। बहुत 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 धन्यवाद। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम ऑपरेटर ज्यादा बोलना नहीं जानते, काम करना जानते हैं, गाड़ी चलाना जानते हैं। बोलने में हमारा उतना निपुणता शायद ना हो, लेकिन आज मंच पर मनीषा जी की उपस्थिति का लाभ लेते हुए चंद बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अभी आपसे पहले साहू जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने एक आदेश निकाल करके वाहनों के सरेंडर की अवधि को 90 दिन किया। हमने बड़ी मुश्किल से उसको 180 दिन करवा दिया और ये एक उपलब्धि के रूप में उन्होंने गिनाया। लेकिन मेरा इसमें मानना ये है कि ये 180 दिन, 90 दिन, 360 दिन कुछ भी संभव नहीं होना चाहिए। वाहन सरेंडर, वाहन पे टैक्स क्यों लगाया जाता है? इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर कोई व्यक्ति वाहन को इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल करने की नीयत से रखता है तो उस पर टैक्स लगता है। लेकिन अगर जब कोई वाहन स्वामी पहले से ही अपना निर्णय निर्धारित कर देता है कि मैं इस तारीख से इस वाहन को संचालित नहीं करूंगा
और संचालित नहीं करने के अपने उद्देश्य को समर्पित करते हुए अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट, इंश्योरेंस सभी आपके कार्यालय में समर्पित कर देता है, तब उस गाड़ी पर टैक्स नहीं लग सकता। ऐसी विधि की मंशा है। मनीषा जी, राजस्थान हाई कोर्ट का डीबी का इसके अंदर फैसला है, खालसा स्टेट वर्सेस खालसा ट्रेवल्स के अंदर, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया, उसकी कॉपी मैं आज लेके आए हुए मेरे पास साथ है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर हो जाता है तो नो मैटर उसको क्या रीजन है, किस रीजन से सरेंडर करना है, वो कोई मायने नहीं रखता। अगर गाड़ी के कागजात कार्यालय में सरेंडर कर दिए गए हैं तो जिस अवधि तक वो कागजात कार्यालय में सरेंडर है उस अवधि का कर नहीं लिया जा सकता। महज इसलिए कि कभी इक्का दुक्का बस ऑपरेटर सरेंडर वाहन को चलाते हुए पकड़ा गया, उसके ऊपर पूरे समुदाय को पेनल्टी करना शायद उचित नहीं। मुझे आई एम रिमाइंडेड ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एक बार एक राजा जी के बेटी की आंखें दुखने लग गई। किसी वैद्य को बुलाया, वैद्य ने कहा कि अब से जब तक इनकी रानी जी की आंखें दुख रही हैं तब तक इनको सिर्फ हरा दिखना चाहिए, दूसरा कलर कुछ नहीं दिखना चाहिए। राजा जी ने आनंद फानंद में आदेश कर दिया कि पूरे शहर की हर बिल्डिंग, हर चीज को हरा रंगवा दिया जाए, और हरा रंगवाना शुरू हो गया। तभी एक साधारण सा व्यक्ति गया, उसने राजा जी को, सर आप इतना क्यों कर रहे हैं, रानी जी को हरे रंग का चश्मा पहना दो, उनको सब हरा दिखेगा। तो मान्यवर, केवल किसी एक दो गाड़ी वाले ने अगर चला लिया, और उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है, सरेंडर करने की प्रक्रिया दे रखी है। अगर सरेंडर गाड़ी कहाँ खड़ी रहेगी सरेंडर अवधि में, उस जगह से वो आप हिला नहीं सकते उस गाड़ी को बिना परमिशन के। अगर उस स्थान पर गाड़ी कभी नहीं मिलती है तो उस वाहन को चलता हुआ मान लिया जाएगा और उस पर 10 गुना टैक्स लिया जाएगा। इतने सारे प्रोविजन होने के बावजूद मैं नहीं समझता कोई आदमी इसका मिसयूज कर सकता है। इसको पुनः सोचने की बात जरूरत है। और जैसा कि मैंने आपका विधि के कानून में भी यही है, सेक्शन 432 जो है वो भी यही कहता है कि वाहन को अगर चलाया जाता है, चलाने के लिए रखा जाता है, तब उस पर कर देता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने, डीबी ने इसको व्याख्या कर दी है, तो उसको उसकी नज़र के अंदर इस फैसले को वापस देखने की आवश्यकता है। दूसरा जो मुख्य मुद्दा है उसको भी साहू जी ने अपनी उपलब्धियों में गिनाया था, उसमें भी मैं कुछ संशोधन चाहता हूं। उसके अंदर 150 किलोमीटर तक वाहन चलती है तो इतना टैक्स लिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक 50 किलोमीटर का स्लैब बना दिएगा और 50 किलोमीटर के लिए 20 रुपये प्रति स्लैब के आधार पर टैक्स लगा दिए गए। ठीक है, 150 से 200 तक आपने 20 रुपये बढ़ा दिए, 200 से 250 तक 20 रुपये बढ़ा दिए, 250 से 300 तक 20 रुपये बढ़ा दिए, और 300 से 350 होते 220 रुपये बढ़ा दिए। मेरे ये किसी तरह अल्पबुद्धि में समझ नहीं आया कि 300 और 350 के बीच में ऐसा क्या हो गया। जो गाड़ी 300 किलोमीटर चलती है और अगर 305 चलती है सीधे 220 रुपए का बढ़ोतरी। 20 रुपए हर स्लैब पे बढ़ाए गए हैं आपके द्वारा, और सिर्फ एक ही स्लैब है, और 350 से 400 फिर 20 रुपए बढ़ाए गए। लेकिन 300 और 350 के लिए 220 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो किसी भी रूप से, किसी भी लॉजिक से लॉजिकल नहीं लगती। एक मैं अभी प्रीति जी एंकर से बात कर रहा था और मैंने उनको बताया कि प्रदेश में 18.5 लाख, पूरे हिंदुस्तान में 18.5 लाख निजी क्षेत्र में संचालित हो रही वाहन है, जबकि सभी स्टेट अंडरटेकिंग मिला करके 1,75,000 है। ये तो एक बात हुई। पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्लेन से, एयर से ट्रेवल करने वालों की प्रतिदिन की संख्या जो है वो महज 7 लाख है। लेकिन उनके लिए कितने बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट बन रहे हैं, कितनी अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, लाखों नहीं अरबों रुपए उस पर खर्च किए जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्रेन का नेटवर्क जो भी है, पूरी ट्रेन के अंदर प्रतिदिन 3.5 लाख पैसेंजर की ट्रैवलिंग हो रही है, 3.5 करोड़ की, 3.5 करोड़ यात्री ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया बढ़िया रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जो बने हुए थे उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। समूचे भारत के अंदर
सभी रोडवेज की बसों को मिला के, एसटीयू को मिला करके प्रतिदिन 6 करोड़ यात्रियों का परिवहन किया जा रहा है। प्रतिदिन जो यात्रियों का परिवहन है 6 करोड़ है, रोडवेज पूरे हिंदुस्तान को मिला करके। और प्राइवेट बसेस के अंदर प्रतिदिन 39 करोड़ यात्रियों का परिवहन। जो संस्था 39 करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? बस स्टैंड भी नहीं है,